Hello everyone. I hope you all are doing good. This is Shruti and welcome back to CrackX. We are doing Polity series of M. Lakshmikant 7th edition, and today we are going to do part 2 of the chapter 2, that is Making of the Constitution. We have already covered till objective resolution in part 1, and in part 2 we will be covering the rest of the chapter. Okay? And I'm planning to give you a very structured roadmap at last of the video in order to give you a full overview of the chapter in less time. So that structured roadmap will be uploaded separately in order to, make it easy for you to always come back to the channel and revise through that roadmap as many times as you want. Okay? So now, without wasting any time, let's begin with our part 2. Then it adopted the national flag on July 22, 1947, national anthem on January 24, 1950, and national song on January 24, 1950. So national song and national anthem was adopted on the same day. उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया गया on January 24, 1950. So this was all it. And in all, the Constituent Assembly had 11 sessions. So पूरे 2 years, 11 months and 18 days that took them to make this constitution. इसमें 11 सेशंस हुए थे एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड गॉन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज. सो 60 कंट्रीज़ के आइडियाज़ एंड प्रोविजंस से इन्फ्लुएंस्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बहुत सारी प्रोविजंस ली गई हैं. एंड सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पूरे 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाल कर प्रोविजंस निकाले हैं, उठाए हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है. सो पहला जनरल इलेक्शन 1951 to 52 में हुआ था, एंड टिल दैट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज लाइक अ प्रोविजनल पार्लियामेंट. उसके बाद हमारे न्यू पार्लियामेंट में जब इलेक्टेड मेंबर्स आ गए डायरेक्टली एज पर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजन, तो इट गॉट एंडेड. ओके, दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम टू एंड. Then the complete list of sessions is given in table 2.6, and these are the committees of the Constituent Assembly. So while making the constitution, जब हमारा constitution बनकर तैयार हो रहा था उस समय, ये मतलब इतना थका देने वाला टास्क था, and it was such a major task that was under so much of people. मतलब इसमें बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोगों का योगदान है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़ गिवन कि बहुत सारी कमिटीज़ ऐसे इस्टेब्लिश हुई थी जो डिफरेंट चेयरमैन्स के अंडर थी, एंड उनके पास अपनी खुद की एक टीम थी जो उस पर्टिकुलर कमेटी के जो पर्टिकुलर वर्क्स हैं जो असाइंड है उस कमेटी को, वो मिलकर करते थे. एंड दैट इज़ हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड. ओके, so the Constituent Assembly appointed a number of committees to deal with different tasks of constitution making. So constitution making के कई तरह के बहुत सारे टास्क थे, बहुत ही ह्यूज टास्क थे, तो उनको डील करने के लिए a number of committees was made, and there were 8 major committees and other were the minor committees. So 8 major committees थी जो major provisions को tackle कर रही थी, and other minor committees थी जो बाकी minor provisions जो कि छोटे तो थे बट ऑब्वियसली इक्वली इम्पॉर्टेंट थे, उनको भी टैकल कर रहे थे. एंड द नेम्स ऑफ दीज कमिटीज एंड देयर चेयरमैन आर गिवन बिलो. सो यू हैव टू जस्ट गिव इट अ रीड, एंड इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, बिकॉज जितनी भी कमिटीज़ हैं उनके जो भी नाम है उससे आपको आराम से पता चल जाएगा कि वो कमिटीज़ किस प्रोविज़न के लिए थी, कौन से वर्क के लिए थी. ओके, इनमें से जो इम्पोर्टेंट वंस हैं वो मैं बस ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, अदरवाइज आपको ऑब्वियसली इनको रटना ही है, मेमोराइज करना ही है. दोज 8 मेजर कमिटीज वाज लाइक यूनियन पावर कमेटी अंडर जवाहरलाल नेहरू. सो हियर इट इज रिटन द कमिटीज एंड हियर इज द चेयरमैन, ठीक है, अंडर विच दैट कमेटी वाज. सो दिस वाज दैट. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी वाज द एडवाइजरी कमेटी, जिसके अंडर 5 सब कमेटीज थी. मतलब ये इतना कॉम्प्लेक्स टास्क अपने अंडर लिए हुए था कि इस कमेटी ने ले रखा था कि 5 सब कमेटीज़ बनाने पड़े थे उन टास्क को अलग से हैंडल करने के लिए. ओके, सो दोज टास्क वाज फॉर द फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज. ओके, सो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी वाज देयर, माइनॉरिटी सब कमेटीज वाज देयर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज.
then excluded and partially excluded areas other than those in Assam, then Northwest Frontier Tribal Area Subcommittee. So these were the 5 subcommittees that was under the advisory committee, okay? And all these 5 subcommittees was having their chairman, like fundamental rights, A.P. Kriplani was there. For minority subcommittee, H.C. Mukherjee was there. So this was it. Then Rules of Procedure Committee, Dr. Rajendra Prasad was chairing this committee. And then State Committee, that is the committee for negotiating with states, was under Jawaharlal Nehru. And steering committee was under Dr. Rajendra Prasad, okay? So this state committee is nothing but, negotiation was happening with the states, right? कि कौन से स्टेट के कौन से डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को किस तरीके से, बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ डाइवर्सिटीज़ ना अमॉन्ग स्टेट्स, सो उनको किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में रखना है. सो दैट वाज अंडर द जवाहरलाल नेहरू, and steering committee was under Dr. Rajendra Prasad. Then there was 13 minor committees, I guess. Yes, there were 13 minor committees, and you just have to give a read कि finance and staff committee Dr. Rajendra Prasad की थी. So obviously इन्हें याद रखना है तो memorize करना होगा, सब read करने से it is not going to help you. So it was all like that. Then we'll come for the drafting committee, because drafting committee was one that was very important committee under the Dr. B.R. Ambedkar. So among all the committees of the Constituent Assembly, most important committee was drafting committee that was set up on August 29, 1947. So it was the very major committee that was undertaking a very huge amount of task under it. And it was this committee that was entrusted with the task of preparing a draft of the new constitution. Okay. So it consisted of 7 members. तो वो 7 members कौन से थे? So obviously chairman was Dr. B.R. Ambedkar, and in his team there was N. Gopal Swami Iyengar, Aladi Krishna Swami Iyer, Dr. K.M. Munshi, Syed Muhammad Shahidullah, and N. Madhav Rao, and he replaced B.L. Mittar, who resigned due to illness. So at first B.L. Mittar was there, but he resigned, and in place of him N. Madhav Rao was there. So T.T. Krishnamachari, he also replaced somebody, that was a T.P. Khaitan, who died in 1948. So in 1948 he died, so he was replaced by T.T. Krishnamachari. And you must remember that he was also the vice president at elected on January 26, 1950. Then the drafting committee, after taking into consideration the proposal of various committees, prepared the first draft of the Constitution of India. So other committees was there to advise the drafting committee upon the making of the Constitution. So they used to advise them and give them the provisions, and the drafting committee was one who used to finalize those provisions and embed those provisions in the Constitution of India. So this was the first draft, was published in January 1948, and the people of India were given 8 months to discuss the draft and the propose amendments. So the draft was published, and draft was publicly available, and every Indian could access it and give their feedback upon it. So in the light of public comments, criticism, suggestions, the drafting committee prepared a second draft. So people gave their suggestion, criticisms and everything, and thus a second draft was prepared considering those advices and suggestions and criticisms of the public. And that second draft was published on October 1948. Then there was the drafting committee. Took less than 6 months to prepare its draft. Okay. So after the second draft that was made, the drafting committee took less than 6 months to prepare its draft. Okay. And in all, it sat only for 141 days. So in just 141 days, the first draft was considered. Okay. And then in just 6 months, the second draft was made. That was the final draft. Okay, the second draft was the final one. And this draft was then officially adopted by the Constituent Assembly and all the members, and then got constituted as a Constitution of India. An enactment of the Constitution, Dr. B.R. Ambedkar introduced the final draft on the Constitution in the Assembly on November 4,
1948 दैट वाज द फर्स्ट रीडिंग दैट हैपेंड ऑफ दैट फाइनल ड्राफ्ट. ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट पहले लाया गया असेंबली में November 4, 1948 को, एंड फर्स्ट रीडिंग हैपेंड. तो जैसे कोई बिल भी आता है तो पहली रीडिंग होती है, दूसरी रीडिंग होती है, उसी तरीके से पहला रीडिंग हमारा November 4, 1948 को हुआ था और असेंबली ने जनरल डिस्कशन किया इस पर 5 दिनों तक. ओके, सो November 4 को ये असेंबली के इन फ्रंट ऑफ असेंबली रखा गया एंड टिल November 9 द डिस्कशन हेल्ड फॉर 5 days. सो द सेकेंड रीडिंग क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन हुए एंड इट स्टार्टेड ऑन November 15, 1948 एंड एंडेड ऑन October 17, 1949. सो ये November 15, 1948 में सेकेंड रीडिंग शुरू हुई थी. क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडर किए जा रहे थे सभी प्रोविजंस को, सभी सेंटेंसेस को जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिए हुए थे. एंड November 15 से शुरू होकर एंड हुए वो सभी दैट कंसिडरेशन एंडेड ऑन October 17, 1949. एंड इस स्टेज पे 7,653 जो डिस्कस हुए थे, इनमें से जो 2,473 उन्हें थॉरली डिस्कस किया गया था असेंबली में. सो इतने सारे अमेंडमेंट्स प्रपोज हुए एंड इतने अमेंडमेंट्स को असेंबली में डिस्कस किया गया. ठीक है, फिर थर्ड रीडिंग हुए जिसको फाइनल रीडिंग भी बोला जाता है. सो थर्ड रीडिंग इट हैपेंड इन November 14, 1949 जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मोशन डाला कि कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली भी पास्ड. तो पास करने के लिए मोशन डाला B.R. अम्बेडकर ने एंड द मोशन ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन November 26, 1949. तो ये 1949 November 26 को पास होता है एंड इट रिसीव द सिग्नेचर्स ऑफ द मेंबर्स एंड द प्रेसिडेंट. ठीक है, आउट ऑफ 299 मेंबर्स इसने 284 मेंबर्स जो वहाँ पे प्रेजेंट थे ऑन दैट डे उन्होंने साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन पे, यानी कि उन्होंने अपनी सहमति दी टू then this is also the date mentioned in the preamble as the date on which the people of India and the Constitution Assembly adopted, enacted and gave to themselves this constitution. So it was November 26, 1949 जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका था एंड इसने it was passed, it was adopted, it was enacted. Okay, तो वही बात यहाँ पे भी लिखा है कि it was adopted on November 26, 1949 जिसमें preamble थे, 395 articles थे and 8 schedules हैं and the preamble was enacted after the entire constitution was already enacted. Okay, so जब constitution पूरी तरीके से enact हो चुका था उसके बाद लास्ट में हमारा प्रेम्बल इनैक्ट हुआ है. ठीक है, जो मॉडर्न प्रेम्बल है दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन, वो हमारा लास्ट में इनैक्ट हुआ. देन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द देन लॉ मिनिस्टर पायलॉटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली. ओके, जो लॉ मिनिस्टर थे हमारे B.R. अम्बेडकर सर, दैट पर्सन पायलॉटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली एंड ही टुक अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट इन द डेलिबरेशंस ऑफ द असेंबली. ठीक है, and he was known for his logical, forceful, persuasive arguments on the floor of the assembly. So obviously जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आप असेंबली में जब लाते हो तो you have to face all the criticism and all the questions that are there, all the arguments that are there that has been given to you by the assembly members. So ही वॉज तो यहाँ पे बस ये लिखा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उन सभी को बड़े डेलिबरेटली उन चीज़ों को हैंडल किया एंड काफ़ी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए एंड ही रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दिस ब्रिलियंट राइटर, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट एंड अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द शेड्यूल कास्ट इज ऑल्सो नोन एज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो B.R. अम्बेडकर इज ऑल्सो known as the chief architect of the constitution and obviously we all know the father of the constitution. Okay, then on November 19, 2015 the government of India has decided to celebrate November 26 of every year as a constitution day. So November 19 से हमारे government of India के through decide हुआ है to celebrate November 26 हर साल एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे. ओके, संविधान दिवस के रूप में हम अब November 26 को इस खुशी में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन अडॉप्ट एंड ड्राफ्ट हुआ था, एनैक्ट हुआ था,
we celebrate it as Samvidhan Divas to promote constitutional values among citizens. Okay. Then enforcement of the Constitution. Some provisions of the Constitution pertaining to citizenship, elections, provisional parliament, temporary and transitional provisions, short titles contained in Article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393 came into force on November 26, 1949 itself. So, कहने का ये मतलब है कि actually में that Constitution came into force in January 26 ना 1950, बट कुछ ऐसे लॉज थे, मतलब ये पूरी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो जनवरी 26, 1950 को लागू हुआ था, फोर्स में आया था, बट उससे पहले कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जो पहले ही दैट नवंबर 26 को ही 1949 को ही लागू हो चुके थे. The moment we adopted and enacted the Constitution on November 26, 1949, these articles was the one whose provisions was, on force. And the remaining provisions, जो major part थे और बाकी जो बचे हुए provisions थे जो इस दिन लागू नहीं हुए, वो January 26, 1950 से लागू होना शुरू हुए, right? And this day is referred to the Constitution as the day of its commencement and celebrated as a Republic Day. So, इस दिन हमारा Constitution actually में commence हुआ and thus we celebrate it as Republic Day. And January 26 specifically chosen as the date of commencement, इसलिए क्योंकि तो मतलब January 26 को ही इसीलिए choose किया गया because historical importance है. That is in Pune Swaraj Day मनाया गया था इस दिन, following the resolution of Lahore session in December 1929 of the INC. That is why we chose January 26, 1950 as our Constitution Commencement Day and also known as a Republic Day. With the commencement of the Constitution, the Indian Independence Act of 1947 and the Government of India Act of 1935, with all enactments amending or supplementing the later act, was repealed. So, अब इन दो acts जो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, इनका अब कोई खासा इम्पोर्टेंस रहा नहीं था. So, it got repealed. Why? Because now we were having our own constitution. So, it was not required anymore. And the abolition of Privy Council Jurisdiction Act 1949 was however continued. तो ये abolition of Privy Council Jurisdiction Act जो 1949 में enact हुआ था, ये constitution बनने से पहले enact हुआ था, but it was in force even after the commencement of constitution due to some reason. So, experts committee of the Congress, that is while election to the Constituent Assembly were still in progress. On July 8, 1946, the Congress Party, Indian National Congress, appointed an experts committee for the purpose of preparing material for the Constituent Assembly. This committee consisted of the following members. So, what was this committee was for? It was when the election for the Constituent Assembly, Indian National Congress ने appoint किया एक expert committee को, किस लिए? So that जो भी preparing material चाहिए ना Constituent Assembly को, for the Constitution, तो वो सभी चीज़ों के लिए एक कमेटी बनाई गई for the Constituent Assembly. तो Constituent Assembly के बनने में एक कुछ materials की need है, and that for that a committee was needed, and the members was Jawaharlal Nehru, M. Asaf Ali, K. M. Munshi, and N. Gopal Swami Iyengar, K.T. Shah Gargil, D.R. Gargil, Humayun Kabir, and K. Santhanam. Then later on the chairman's proposal, it was resolved that Krishna Kriplani be co-opted as member and convener of the committee, and the committee had two sittings, the first at New Delhi from July 20 to 22, 1946, and then the second at Bombay from August 15 to 17, 1946. Apart from a number of notes prepared by its member, the committee discussed the procedure to be adopted by the Constituent Assembly, the question of the appointments of various committees, and the draft of a resolution of the objectives of the Constitution to be moved during the first session of the Constituent Assembly. So, जब first session हो रहा था, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ों की मतलब नीड थी, जैसे जो कि नोट्स जो प्रिपेयर्ड होते हैं बाय इट मेंबर्स, उसके अलावा कमेटी ने डिस्कस किया था प्रोसीजर्स कि क्या प्रोसीजर होने चाहिए टू अडॉप्ट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली.
क्या क्वेश्चंस होने चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कमिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, रिजोल्यूशन होने चाहिए जो ऑब्जेक्टिव्स है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, to be moved in the first session of the Constituent Assembly. Okay. On the role played by this committee in making constitution, Granville, Austrian and American constitution expert observed that it was a Congress experts committee that set India on the road of our present constitution. Okay. The committee members working within the framework of cabinet mission scheme made general suggestions about autonomous areas, powers of provincial governments at the center, and about such issues as the princely state and amending power. They also drafted a resolution closely resembling the objective resolution. Okay. So, expert committee was like, a committee that was, making road for the constitution. Why? Because that was, stated by the Granville, Austen and an American constitutional expert. Why? Because it was an expert committee who was given the responsibility to, give advices on what is needed to make a constituent assembly or what is needed to make a constitution, what materials are needed, what provisions are needed, what ideas and what plan or what objective we must move with, right? In order to make the constituent assembly work nicely and the constitution to be adopted perfectly. Then came the criticism of the constituent assembly. So the constituent assembly has also gone through many criticism, that is on various ground, that is not a representative body. So it told that क्योंकि representative body इसलिए नहीं बोला गया because the members were elected indirectly, right? Not a representative body and its member were not directly elected. ठीक है, तो ये criticism था. And then not a sovereign body, क्योंकि the critics maintained that the Constituent Assembly was not a sovereign body as it was created by the proposals of the British government. तो ये एक proposal आया है, that is an august offer has been made, or cabinet mission plan has been made to make a constituent assembly. So it is by the proposal of the British government. That is why some people did not consider it as a sovereign body. And then time consuming, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था. सो अकॉर्डिंग ऑफ द क्रिटिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काफ़ी ही ज़्यादा अनड्यूली लॉन्ग टाइम लिया टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड दे स्टेटेड दैट द फ्रेमर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने बस 4 मंथ लिए थे टू कम्प्लीट देयर वर्क, वाइल वी हैव taken 2 years 11 months and 18 days. So it was a very huge time that our constitution makers have took. So in this context, Nazaruddin Ahmad, a member of the Constituent Assembly, coined a new name for the drafting committee to show his contempt for it. He called it drifting committee. So the critic that was Nazaruddin Ahmad, a member of the Constituent Assembly, he called drafting committee as a drifting committee because it was like they were drifting, not drafting. So the time taken by the framers or other constitution is given, so table is not that important. But this was a critic that happened, okay? Then dominated by Congress, so that was also a critic कि जो पूरा Constituent Assembly है वो Congress से dominated है, single party से. And in this context, Granville Austen ने भी कहा है कि the Constituent Assembly was a one party body in an essential one party country, ठीक है? And the assembly was the Congress, and the Congress was India. So it was like there was just one party, and you are saying that we are supporting democracy. So it was not going at that time, it was not fulfilling the ideals of the democracy because there was just one party and Congress was like India. So lawyer politician domination. Then critics ने ये भी बोला कि जो असेंबली है वो डोमिनेटेड है लॉयर्स और पॉलिटिशियंस है, और ये भी पॉइंट आउट किया कि जो अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी उन्हें सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं है, ठीक है? तो ये मेन रीज़न था फॉर द बल्कीनेस एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि लॉयर्स और पॉलिटिशियन मिलकर जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो ऑब्वियसली दे विल नॉट यूज सिंपल लैंग्वेज बट दे विल यूज अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड that is very complicated and used by lawyers and can be understood by lawyers and politicians only. So that is why that was the main reason कि इतना complicated language है हमारे constitution का. तो dominated by Hindus. This was also a critic that जो constituent assembly उसमें majority में हिंदू है, so it is dominated by Hindu. Okay.
इस पे लॉर्ड विस्कंट साइमन ने कहा है कि अ बॉडी ऑफ हिंदूज, ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अ बॉडी ऑफ हिंदूज भी बोला गया। और सिमिलरली विंस्टन चर्चिल ने कमेंट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली represented only one major community in India, that is the Hindu, right? तो हिंदू का रिप्रेजेंटेशन जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा था, that is why there was a criticism that it was Hindu party dominated assembly. And important facts, there are some important facts about our constitution, that is our constitution. For our constituent assembly, the symbol of elephant was adopted, and B.N. Roy was appointed as the constitutional advisor, that is the legal advisor to the Constituent Assembly, and H.V.R. Iyengar was secretary of the Constitution Assembly. Then S.N. Mukherjee was chief draftsman. Then Prem Bihari Narayan Raizada was calligrapher, that is, he was the one who calligraphed our Indian Constitution. The original Constitution is handwritten by Prem Bihari Narayan Raizada, okay? He was a calligrapher of the Indian Constitution, and he calligraphed our Constitution following italic style. Then the original version was beautified and decorated by artists from Shanti Niketan, including Nandlal Bose and Pyohar Ram Manohar Sinha. So जो हमारा ओरिजिनल वर्जन था उसे डेकोरेट और ब्यूटिफाइड किया गया था शांति निकेतन द्वारा, जिसमें नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा थे, ठीक है। सो ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने इल्यूमिनेटेड किया, ब्यूटिफाई किया, ऑर्नामेंटेड किया इसे ओरिजिनल प्रेम्बल को, एंड इट वाज कैलीग्राफ बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सो हमारा जो प्रेम्बल है वो कैलीग्राफ्ड है बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, एंड जो हमारा इसे इल्यूमिनेशन, ब्यूटिफाइड और ऑर्नामेंटेड करने का काम जो किया है वो ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने किया है। अगर हम बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैलीग्राफ, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को कैलीग्राफ किसने किया है, तो दैट इज़ प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, एंड प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैज़ ऑल्सो कैलीग्राफ्ड आवर preamble, that is the original preamble. Then the calligraphy of Hindu version of the original constitution, that is the Hindi version of the original constitution, was done by Vasant Krishan Padya and elegantly decorated and illuminated by Nandlal Bose. So Nandlal Bose decorated and illuminated the constitution, while the Hindi version was calligraphed by Vasant Krishna Vaidya. Okay. Then Hindi text of the constitution, तो originally हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है ऑथोरेटिव टेक्स्ट को लेकर, ठीक है। ओरिजिनली ऐसा नहीं था, बट लेटर अ प्रोविज़न वाज मेड रिगार्डिंग दिस, दैट इज़ द 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज एनैक्टेड इन 1987, और इस अमेंडमेंट ने एक नया आर्टिकल डाला, दैट इज़ 394A इन द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ इन पार्ट 22, और इसमें इन्होंने कुछ प्रोविज़न दिए हैं इन टर्म्स ऑफ द ऑथोरेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश अंडर हिज अथॉरिटी, तो प्रेसिडेंट अपने अथॉरिटी के अनुसार द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा सकते हैं, एंड द मॉडिफिकेशन विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग इन कॉन्फॉर्मिटी विद द लैंग्वेज, तो वो सभी मॉडिफिकेशन कैन बी डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेसिडेंट को नेसेसरी लगता है कि लैंग्वेज की कंफर्ट के लिए, ठीक है, कि पीपल उसे अंडरस्टैंड कर सके, जब कोई उसे पढ़े तो इट मस्ट बी कंफर्टेबल फॉर द पीपल। तो लैंग्वेज को कंफर्टेबल बनाने के लिए इट इज़ गिवन, द प्रेसिडेंट इज़ गिवन द अथॉरिटी टू ट्रांसलेट द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, एंड that style, terminology adopted in the authoritative text of the central acts in Hindi can be made in it, okay? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अथॉरिटी है प्रेसिडेंट को कि जो ट्रांसलेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिंदी लैंग्वेज में हो सकता है, और मॉडिफिकेशन रिलेटेड टू लैंग्वेज, स्टाइल, टर्मिनोलॉजी ऑथोरेटिव टेक्स्ट का टू मेक दैट कंफर्टेबल, दैट कैन बी डन, and all the amendments of the constitution made before such publication should be incorporated in it, ठीक है। सारे amendments जो भी constitution में इससे पहले हुए हैं, जो भी ये सबके पहले हुए हैं वो सभी इसमें पब्लिकेटेड होने चाहिए, राइट।
वो अमेंडमेंट के साथ ट्रांसलेशन होना चाहिए हमारा. Then the translation in Hindi of every amendment of the Constitution made in English. ठीक है, पास है. Then the translation of Constitution in its every amendment published shall be construed to have the same meaning as the original text in English. And if any difficulty arises in this matter, the President shall cause the Hindi text to be revised suitably, and the translation of the Constitution and its every amendment published shall be deemed to be for all purpose its authoritative text in Hindi. ठीक है. सो कहने का बस ये मतलब है कि जो ट्रांसलेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और जो भी अमेंडमेंट्स पब्लिश्ड हुई है, ठीक है, उसका मीनिंग सेम होना चाहिए चाहे ओरिजिनल टेक्स्ट कैसा भी हो. ठीक है, जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट है इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में आप उसे एज पर अथॉरिटी ट्रांसलेट कर रहे हो, दैट मीनिंग शुड नॉट चेंज, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए. ठीक है. और कभी कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी अराइज होती है इस मैटर में, तो प्रेसिडेंट जो होंगे वो कॉज द हिंदी टेक्स्ट टू बी रिवाइज सुटेबली, वो फिर से रिवाइज करेंगे उस टेक्स्ट को, राइट. उसे फिर से ट्रांसलेट किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा. इन द ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो और जो भी ट्रांसलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसके अमेंडमेंट्स का, वो हर एक पर्पस से हिंदी टेक्स्ट में ऑथोरेटिवली हिंदी में ट्रांसलेटेड होंगे, राइट. तो बस सिंपल सा बस कहने का ये मतलब था कि प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी दी गई है फॉर एनी अथॉरिटिव टेक्स्ट मतलब को ट्रांसलेट करने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. एंड दिस इज़ इट. और कोई भी ऐसे डिस्प्यूट और कुछ भी अराइज होता है तो वो भी प्रेसिडेंट के अंडर ही आता है. दैट इज़ द थिंग. एंड दिस आर द टेबल्स. ठीक है, तो इस टेबल्स में कुछ भी समझाने लायक नहीं. आप जो भी टेबल्स था पेजेस के थ्रू, तो जब आप ऑब्वियसली इस वीडियो के बाद 30 मिनट्स डिवोट करोगे इसे मेमोराइज करने के टाइम, तो जो जहाँ भी टेबल्स दिया हुआ है वहाँ पर आप एक नज़र डाल लेना बस टेबल्स पे. टेबल्स को इतने मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ नॉट दैट रेलेवेंट, बट यू मस्ट फॉर अ जनरल नॉलेज give a look to these tables. And that's it, guys. Here the chapter ends. The chapter 2, that is the making of constitution, ends here. And from tomorrow chapter 3 will be started, so be prepared for that. And guys, I would request you to share the video. अगर आपको हेल्पफुल लगती है, डू कमेंट. अगर कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई फीडबैक है, तो प्लीज़ do give those feedbacks and comments in the comment section. And that's it for today, guys. Remember to give your 30 minutes in the memorization of this chapter. And at last, as always, I'm going to give you a very quick review, a very quick roadmap that will be uploaded soon. So, okay, thank you. Take care.